नमस्कार, मैं स्वर से रोहित शर्मा। मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले ही या आने के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा हमला बुद्धिजीवियों पर, लेखकों पर किया है। अभी अमित राय पर जिस तरह से यूएपीए के तहत दायर मुकदमा को फिर खुलवाया गया है, उनके ऊपर किया गया है, मुकदमा दायर किया गया है और जिस तरह से कश्मीर के एक लेखक पत्रकार के ऊपर भी किया गया है, सवाल उठता है कि आखिर सरकार बनते के साथ बुद्धिजीवियों पर यह क्यों टूट पड़ी है? इसलिए कि ये बुद्धिजीवी, तमाम बुद्धिजीवी मोदी सरकार की नीतियों, कुरीतियों और जन विरोधी को एक्सपोज कर रहे थे। आज इसी संदर्भ में बात करेंगे अपने गेस्ट सुब्रतो चटर्जी जी से। सुब्रतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर भूमि में। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। जी सुब्रतो जी, आखिर क्या हुआ है कि मोदी 3 की सरकार बनते के साथ ही बुद्धिजीवियों पर हमले शुरू हो गए? ऐसा है कि बुद्धिहीन लोग तो बुद्धिजीवियों पर हमेशा से हमला करते रहे हैं, ये दुनिया का नियम है। पहली बात तो ये समझो, आप देखोगे 2 तरह के बुद्धिहीन लोग दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं, मैं थोड़ा सा वृहद प्रसंग में ले जाना चाह रहा हूँ। राजनीति से बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिस पर लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जो बुद्धिहीन है, विद्याहीन है, कुपड़ हैं, अशिक्षित हैं, एक जमाने में आप देखोगे या आज भी इस वर्ग के कुछ लोग हैं जो कि सही मायने में जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्रों के, उनकी कदर किया करते हैं, उनका आदर सत्कार किया करते हैं। देखो, भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद को कई कारणों से कोसा जाता है। उनमें से एक कोसने का कारण क्या है कि ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का सम्मान समाज में शुरू से होता रहा है। क्यों होता रहा है, कभी लोगों ने सोचा? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञाता माना जाता था। ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, पढ़ते थे, समझते थे, जबकि बाकी लोग नहीं समझते थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं बोलते थे। तो ब्राह्मणों को एक सम्मानजनक स्थान उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके संस्कृत ज्ञान के लिए, उनके वेदों के ज्ञान के लिए समाज में दिया गया। ठीक है, ये भी सच है कि इसी सामाजिक सम्मान और वरीयता को एक्सप्लॉइट करते हुए ब्राह्मणों ने दूसरी जातियों पर अकथ्य जुल्म ढाए, उनको समाज की परिधि से बाहर निकाल दिया, उनको शूद्र की परिधि में लाकर खड़ा कर दिया। जितने भी कामगार जाति थे सबको निम्न वर्ग का कहा जाने लगा। और ये सब कह कह के क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने सामाजिक चेतना को अपने अगेंस्ट में कर लिया, जो आज दिख रहा है साफ तौर पर। मंडलवाद क्या है? यही तो है। अब बिहार में नक्सलवाद क्या है? बिल्थी नरसंहार क्यों हुआ था? तो सारे बैकग्राउंड में तो कहीं ना कहीं जातिवादी संघर्ष है ही। और उस जातिवादी संघर्ष के मूल में ब्राह्मण चेतना और गैर ब्राह्मणों के विरोध की चेतना काम करती रही, मनोवाद ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में। ठीक है, ये तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? जब यही विरोध की चेतना जब फासिस्ट राजनीति अपने हक में इस्तेमाल करती है, तब इसका एक दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। तब वो ब्राह्मणों को ये नहीं करते, उसके विरोध में ब्राह्मण मतलब क्या, जो बौद्धिक रूप से जो जागृत है, ऐसे समझ लो। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई ब्राह्मण मेरे को इंडिया में मिलता नहीं है। इसीलिए ये कहना कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति बनकर रहेगी, ऐसा नहीं। चलो, ब्राह्मण का अर्थ अगर तुम्हारा दिमाग से है, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क से काम लेने वाले जितने लोग हैं सभी उसी कैटेगरी में आए। हम जन्म जात आधार को अगर जातिवाद का छोड़ दिया जाए, कर्म से अगर तुलना की जाए,
तो कर्म कर्म के रूप से जो भी बुद्धिजीवी आज हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में ही आएंगे। बिल्कुल। मनुवाद के तहत नहीं, लेकिन वेदों के तहत तो आएंगे ही, है ना, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का, वो तो बौद्धिक है। तो बिल्कुल। अब इन बौद्धिकों के अगेंस्ट में ये जो कुफड़ है, संगी है, इनके अंदर कोई सम्मान का भाव नहीं है इनके लिए। चूंकि ये वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो एक तरह से ईर्ष्या का भाव है, दाह, ईर्ष्या, जलन, कुंठा, ये होगा, ये होगा। एक बार एक बच्ची ने जर्मनी में पूछा कि हिटलर ने पुस्तकालय क्यों जलाते हैं, हिटलर किताबों को क्यों जलाते हैं। तो उस बच्चे के माता ने कहा कि हिटलर अगर कविता लिख पाता तो हिटलर नहीं होता। तुमने सुना होगा हितोपदेश में बंदर और परिंदों की कहानी। जंगल में घनघोर बारिश हो रही है, पंछी अपने बनाए हुए नीड़ों में जाके बैठे हैं आराम से, बंदर पेड़ों के नीचे बैठ के ठंड में ठिठुर रहे हैं और बारिश में भीग रहे हैं। पंछियों ने कहा, बंदर, हे मरकट, मरकट संस्कृत में बंदर को कहा जाता है, जब समय रहता है तो तुम लोग फालतू के उछल कूद मचाने से और पेड़ों पर सेब नोचने के सिवा अपने घोंसला क्यों नहीं बनाते। बंदर चुपचाप बैठे रहे और बारिश के खुलने का इंतजार करते रहे। जब बारिश खुल गई तब सारे बंदर पेड़ पर चल पड़े और वो क्या किए, चिड़िया के घोंसले को तहस नहस कर दिए। तो सवाल यह है कि जो बंदर होता है, जो मूढ़मती होता है, जो बुद्धिहीन होता है, जिसका विवेक नहीं होता है, जो डिस्ट्रक्टिव माइंडेड होता है, वो कोई घरौंदा तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारे घरौंदे का घर को तोड़ जरूर सकता है। तोड़ ये जरूर सकता यूपी में है। ये यूपी में आखिर बुलडोजर बाबा हो जाएगा और सेंट्रल में रहेगा तो वो अरुंधति राय पर केस करेगा, स्रोतो जी एक चीज तेलबुंडे बोले, पर करेगा। मोदी सरकार मोदी आने के साथ ही जो हमलावर हुआ है, ये कहने लगता है कि ये जो मोदी को 240 पर संतोष करना पड़ा है, इसका इसका उसको ये था, खुंदस था जो वो तो है बुद्धिजीवियों ही, पर। वो तो है ही। मोदी समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की आवाज, समानांतर मीडिया, जैसे यूट्यूब में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, उनके करोड़ों व्यूअर्स हैं आज के दिन में। ये जो पैरेलल मीडिया, बुद्धिजीवी संघ, ये सब जो बना ना, इनकी आवाज के चलते मोदी को घाटा हुआ है, ये चीज तो वो समझ रहा है। इसी का नतीजा है कि अब इसके लिए जो जिम्मेदार मूर्धन्य लोग हैं, उनको कैसे सताया जाए, उनको कैसे अपने वश में किया जाए। तो अरुंधति राय एक बहुत बड़ा चेहरा है, अरुंधति राय एक बहुत बड़ा चेहरा है, ब्रूकर प्राइज विनिंग वुमन है ना। तो वो क्या कर, उसको टारगेट किया जाता है। देखो, दुश्मन को परास्त करने के लिए चोट माथे पर की जाती है, मेरे तुम्हारे ऊपर रह के क्या करेगा जिसको भी साधु भी नहीं सुनता, वो तो उसी पर चोट करेगा ना जो माथा है। माथा कौन है? यही लोग हैं, अरुंधति राय वगैरह, जिसे करोड़ों लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बुकर प्राइज विनिंग करती है। अब उसके 10 साल पुराने केस को जिंदा कर दिया। ये एक सिग्नल है कि देखो, मेरे विरुद्ध में जो लोग हैं उनको हम खत्म कर देंगे। ये फांसीवाद है। तो मोदी 3 जिसको कहते हैं, पहली बात तो है कि मोदी 3 है नहीं, ये एनडीए 2 है। ये मोदी 3 है ही नहीं, क्योंकि मोदी को बहुमत मिला ही नहीं। मोदी 3 तब तो होता, वो तो संसदीय दल का नेता भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री क्या बना हुआ है, वो तो खुद डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और डेजिग्नेटेड बोलना नहीं आता बिना टेप वो तो अपने। सुब्रतो जी, क्या नहीं लग रहा है कि आज से जो कई सौ साल पहले जब ब्राह्मणवाद भारत में आया था, तो इसने पूरे बौद्धिस्ट संस्कृति को, बौद्ध साहित्यों को, बौद्ध यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया था, बुद्धिजीवियों तक को मार डाला था। क्या उसकी पुनरावृत्ति देख पा रहे हैं क्या इस रूप में आप? ऐसा ब्राह्मणवाद बौद्धिज्म के पहले से रहा है,
सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म अपना लिया, सम्राट अशोक इतने ताकतवर एम्परर थे कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को बुद्धिज्म से रिप्लेस कर दिया। इस बारे में भी मैंने कई बार लिखा है कि देखो, जो धर्म राजतंत्र के सहारे जीता है और फैलता है, वो राजा के पतन के साथ साथ उसका खात्मा भी हो जाता है। तो अशोक महान के बाद उतना बड़ा कोई सम्राट मौर्य में हुआ नहीं डायनेस्टी में। नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, और जब पुनरुत्थान हुआ तो उसके प्रतीक सूर्यपुष्य में त्रिशुंग आ गए, जो कि ब्राह्मण राजा थे। शुंग डायनेस्टी के समय क्या हुआ कि देखो, एक्चुअली रिलीजियन की कोई लड़ाई नहीं होती है। हम मार्क्सिस्ट लोग मानते हैं कि रिलीजियन के गर्भ में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होती है। अशोक अगर ब्राह्मण राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को नहीं हराता तो वो चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनता है? नहीं बन पाता। इसलिए उसे जरूरी था। तो उसमें क्या हुआ कि अशोक मौर्य को छोड़कर बाकी सारे लोग तो ब्राह्मण राजा ही थे, क्षत्रिय थे। उन्हीं के खिलाफ बोला। कलिंगा किसके पास था? कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग की लड़ाई होने तक तो उसके बाद ही उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। तो अशोक के सत्तारोहण के बाद से लेकर कलिंग की लड़ाई तक ये जो 16 साल 17 साल का पीरियड रहा, इसमें किन राजा को उन्होंने हराया था? जो क्षत्रिय थे। और वो क्षत्रिय क्या थे? ब्राह्मणवाद के पोषक थे। ठीक है, तो हारा। जब ब्राह्मणों को मौका मिला, शुंग को मौका मिला, तो उसने बदला चुका दिया। ये ब्राह्मण और बुद्धिस्ट की लड़ाई नहीं थी। ये दरअसल दो अलग अलग राजतंत्र की लड़ाई थी, है ना? दो अलग अलग रास्ते के। इसमें क्या हुआ कि कभी बुद्धिस्ट बलि का बकरा बने, कभी ब्राह्मण बलि का बकरा बने। चीजों को ऐसे समझना चाहिए। ये कोई ये नहीं है इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई थोड़ा ना, ये वो टर्को अफगान और मुगलों की लड़ाई थी। उसको तो क्या जी हम बोलेंगे? बाद मिलते हैं आपसे, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। ठीक जी। लिबरल थिंकिंग जैसे भी हो, अगर व्यक्ति पूरी तरह से अच्छी हो गई, चाहे वो भाजपा की राजनीति के चलते हो या लोकल जातिवादी नेताओं के चलते हो, मंडलवादी राजनीति शुरू हुई। उसमें शिक्षा जो टीचिंग जॉब को पसंद करता हो, को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर में बैठा दिया। तो भी मतलब जो फेल हो गया था स्टूडेंट, उसके जो थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी, 66,000 अस्पताल है, उसमें 60,000 में ऐसी स्थिति। तो प्रोफेसर जी हम जानना चाह रहे थे कि ये जो अरुंधति पर केस किया गया है, क्या इसके बाद भी